नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेएमएस एकेडमी पर। अ, आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे। नए चैप्टर में नए टॉपिक की भी बात करेंगे। नया चैप्टर मीन्स लाइक हमें पता है कि हमारा जो तीसरा चैप्टर है उस तीसरे चैप्टर का नाम क्या है। तो उस तीसरे चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर की हम बात करेंगे और इस जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे। मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगी हम उसकी बात करेंगे, ठीक है, जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर से, जिसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कहते हैं, ठीक है। जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, जिसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। तो सबसे पहले इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि जनन स्वास्थ्य क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को, मतलब जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जनन स्वास्थ्य क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य समझने से पहले हमको समझना होगा कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, यानी कि हेल्थ किसे कहते हैं। तो स्वास्थ्य क्या है, यानी कि हेल्थ क्या है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हेल्थ क्या है तो क्या उत्तर देंगे आप? हेल्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा अगर देना हो तो क्या कहेंगे? स्वास्थ्य किसे कहेंगे? देखो WHO एक है, तुम्हें पता होगा WHO जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो इस पर भी प्रश्न बनता है कि WHO का फुल फॉर्म बताइए, तो इसको भी पता होना चाहिए कि WHO का पूरा नाम क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी भाषा में इसे कह सकते हैं हम विश्व, और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो WHO फुल फॉर्म जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो WHO जो है, जिसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय याद रखना है कि ये कहाँ पर है। तो WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। जिनेवा, सुना होगा, जिनेवा एक शहर है, जिनेवा भी कहते हैं इसे। और ये कहाँ पर है? तो ये स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। WHO का मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, और स्विट्ज़रलैंड में मुख्यालय जिनेवा में है। ये ध्यान रखना है, किसका? WHO का। तो इसके अनुसार, यानी कि WHO के अनुसार क्या कहता है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है वो समझते हैं। तो हम यहाँ पर डिफिनेशन समझने चल रहे हैं। डिफिनेशन समझने चल रहे हैं, यानी कि परिभाषा हम समझने चल रहे हैं। किसकी परिभाषा समझने चल रहे हैं? तो हम स्वास्थ्य की परिभाषा समझने चल रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्वास्थ्य क्या है, तो हम एक सिंपल से शब्दों में उत्तर दे देते हैं कि कोई व्यक्ति जो जो बीमार ना हो उसको हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। यानी कि उसके अंदर, शरीर के अंदर कोई बीमारी ना हो, कोई चोट वगैरह ना लगी हो, तो वह व्यक्ति स्वास्थ्य है। ऐसा हम नॉर्मल एक परिभाषा देते हैं। लेकिन WHO के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है, हमको वो समझना है। तो यहाँ हम लिखते हैं WHO के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है वो बात करते हैं, ठीक है। तो हम WHO के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है उसकी हम बात करने चल रहे हैं, ठीक। तो WHO क्या कहता है? कहता है कि वह व्यक्ति जो सामाजिक रूप से का मतलब होता है सोशली, जो सामाजिक रूप से, है ना, सोशली, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, जिसे हम मेंटली कह सकते हैं, मेंटली, ठीक है। वह व्यक्ति जो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिसे हम फिजिकली कहते हैं, ठीक है,
सकते हैं। फिजिकली मीन्स वह व्यक्ति जो सोशली यानी कि सामाजिक रूप से, वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से यानी कि मेंटली, वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अर्थात फिजिकली, और एवं 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 एक और है, हमें और जोड़ना है, व्यवहारात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से मतलब बिहेवियरली, बिहेवियरली एवं जनन रूप से अर्थात रिप्रोडक्टिवली, रिप्रोडक्टिवली स्वस्थ हो। वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ये है हमारी WHO की एक परिभाषा। तो ध्यान से समझेंगे। प्रश्न इस पर अगर पूछता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा इस पर प्रश्न बनेगा कि अच्छा बताओ WHO का पूरा नाम क्या है, तो WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंग्रेजी भाषा में लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दूसरा अगर ये पूछता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए, WHO के अकॉर्डिंग क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा, तो हमें देना है वह व्यक्ति जो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से एवं जनन के रूप से स्वस्थ हो, वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। बहुत ही अच्छी परिभाषा WHO ने ये दी है। चलो इसके बारे में हम तुम्हें और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इन्होंने क्या कहा है, वह व्यक्ति जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। अब सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का क्या मतलब हुआ? सामाजिक रूप से मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो समाज में जिसका नाम हो, सामाजिक रूप से समाज में जिसका नाम हो। समाज में नाम का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जहाँ ऐसा है ना कि ऐसा देखते होगे, वही हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, सामाजिक रूप से स्वास्थ्य की का उदाहरण दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि चार लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हाँ, और कोई अपना विचार अपनी बातें कर रहे होंगे, कोई अपनी पर्सनल बातें, चारों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति आता है बाहर से और उस व्यक्ति के आने की वजह से वो चार लोग आपस में बातें करना बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति का जो आया है व्यक्ति वो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि समाज उसको जो है वो सही तरीके से नहीं समझ रहा। दूसरा भी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि समाज जो है या समाज में वह व्यक्ति कोई एक पर्सन है जो कि समाज में रह रहा है और समाज उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो वह व्यक्ति कैसा है? सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अच्छा देखो, एक छोटी छोटी बात अगर लगता होगा कि ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है कि सामाजिक रूप से कोनो व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है, समाज उसको इज्जत नहीं दे रही है, समाज उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रही, तो आदमी बीमार कहलाएगा, ऐसा कैसे? तो हाँ, वह व्यक्ति बीमार कहलाएगा। समाज में देखो, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब कि वो अकेले तो रह नहीं सकता, कहीं भी जीवित रहने का कोई चांस ही नहीं है अकेले रहने का, कोई भी व्यक्ति हो, है ना। तो अगर उसको समाज में बैठने का, समाज में इज्जत ना मिले, समाज में वो रह नहीं सकता, तो आप व्यक्ति समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में होगा, सोचिए, है ना। तो वो मेंटली बीमार हो सकता है, मेंटली के साथ वो फिजिकली भी बीमार हो सकता है, उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, है ना। दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब मान लीजिए व्यक्ति कोई है और वह व्यक्ति शारीरिक रूप से तो एकदम सही है, ठीक है, समाज में उसका ठीक है हो रहा है, रिस्पेक्ट भी हो रहा है, मतलब सामाजिक रूप से वो स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो क्या होगा? सोचिए, मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है तो समझो क्या कोई मेंटली अगर बीमार है, लाइक वो दिमाग उसका सही नहीं काम कर रहा है, जिसे हम पागल कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति है, अगर पागल है, उसका दिमाग सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है? क्या नहीं कह सकते ना उस व्यक्ति को स्वस्थ।
तो वह व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मतलब मेंटली भी सही होना चाहिए। अच्छा, तीसरा आते हैं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। WHO बहुत अच्छी परिभाषा दिया है इसका, स्वास्थ्य की परिभाषा ध्यान रखना है। देखो, तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली भी स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर में कोनो रोग हुआ, मीन्स लंगड़ा है, लूला हो, या और भी कई रोग हों जो कि शरीर में उसके हुए हों, शरीर के अंदर भी या शरीर के बाहर भी हुए हों, तो वह व्यक्ति कहाँ से स्वस्थ कहलाएगा। शारीरिक रूप से वैसे भी पता है आप लोगों को, शारीरिक का मतलब वो तो पहले से ही पता है, शारीरिक मतलब शरीर में कोनो रोग ना हो तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। दूसरा, व्यवहारात्मक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, व्यवहार भी उसका सही होना चाहिए, बिहेवियर लोगों के साथ सही होना चाहिए। अगर उसका व्यवहार सही है तो समझ लेना कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। एवं जनन रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। देखो, जनन रूप से एक एडिशनल है, ठीक है, कहीं कहीं ये मिलता है शब्द, कहीं कहीं ये नहीं मिलता है। तो जनन रूप से भी स्वस्थ अगर व्यक्ति होगा तभी उसे स्वस्थ की श्रेणी में रखा जाएगा। जनन रूप से स्वस्थ होने का मतलब समझिए, अगर कोई मेल है, यहाँ कोई पुरुष है जैसे, और वो पुरुष जो है उसके शुक्राणु नहीं बन रहे हो, अर्थात स्पर्म नहीं बन रहे हो, तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है क्या? नहीं ना। अगर शुक्राणु नहीं बन रहे होंगे तो वो उसको संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर संतान नहीं उत्पन्न हो सकती तो कितनी ज़्यादा मेंटली और बीमार हो जाएगा, और अगर मेंटली बीमार हो जाएगा तो समझ सकते हो, है ना, कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो ही नहीं सकता है। और अगर कोई फीमेल है यहीं पर, तो अगर वो ओवम नहीं जनरेट कर पा रही है या किसी भी भ्रूण को अपने गर्भ के अंदर उसका रोपण नहीं हो पा रहा है, तो समझ सकते हैं फीमेल भी जो है वो जनन रूप से स्वस्थ नहीं है। और जब जनन रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो स्वस्थ की परिभाषा में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी अगर क्रियाएं हैं, अगर सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, व्यवहारात्मक रूप से, जनन रूप से अगर स्वस्थ है तो वह व्यक्ति कैसा कहलाएगा? स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। ठीक है। तो अब एक ये तो होल क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम दूसरी कुछ मुख्य टॉपिक जो है उनकी बात कर लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है। देखिए, एक है हमारे पास अगला जो है वो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, वो है हमारे पास गर्भ निरोधक विधियां। गर्भ निरोधक विधियां। गर्भ निरोधक विधियां। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इसको बोला जाता है, या विधियां भी इसे बोलते हैं ना, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लाइक गर्भ निरोधक, है ना। तो इसको समझते हैं गर्भ निरोधक विधियां क्या है। ये भी हमारे चैप्टर नंबर 3 में ये भी एक टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण है, जिसको हमको समझना है। ठीक है। तो गर्भ निरोधक की जो विधियां हैं उनके बारे में चलो हम बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास मेनली 2 प्रकार की गर्भ निरोधक विधियां रखेंगे। ठीक है। और वो दोनों में कौन कौन सी हैं गर्भ निरोधक विधियां में, एक याद रखना है हमें, कौन सी, तो एक याद रखना है हमें प्राकृतिक, जिसको हम नेचुरल विधि कहेंगे, और दूसरा हम कहेंगे कृत्रिम विधि। कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल कहेंगे इसे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखिए, तो गर्भ निरोधक की 2 विधियां हैं हमारे पास, एक प्राकृतिक है और दूसरा है कृत्रिम। ठीक है, जिसे आर्टिफिशियल कहते हैं। तो पहले बात तो ये कि गर्भ निरोधक क्या है। गर्भ निरोधक का मतलब होता है कि कोई एक फीमेल जो है वो गर्भ का धारण ना कर पाए, उसके लिए कौन कौन से विधियां हम इस्तेमाल करेंगे, उसी को बोला जाता है गर्भ निरोधक विधियां। ठीक है। तो गर्भ निरोधक की जो विधियां हैं वो हमारे पास 2 विधियां हैं। ठीक है। एक विधि है जिसे हम प्राकृतिक विधि कहेंगे, और दूसरी जो विधि है उसे हम कृत्रिम विधि कहेंगे। अब प्राकृतिक जो विधि है, प्रश्न पूछता है, कहता है गर्भ निरोधक विधियों की चर्चा कीजिए, या गर्भ निरोधक विधियों का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो अपना विस्तार में वर्णन कर दीजिएगा, पहले तो पढ़ लीजिए ना, तो उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है। देखिए, प्राकृतिक जो विधियां हैं, इस प्राकृतिक विधि में 2-3 विधियां आती हैं, उसे ध्यान रखना है। एक प्राकृतिक विधि में आता है, एक है जिसे हम बाह्यस्खलन कहते हैं, सुना होगा इसके बारे में, बाह्यस्खलन, जिसे कहते हैं बाह्यस्खलन। बाह्यस्खलन। ठीक है। दूसरी जो विधि है उसे हम कहेंगे वो है हमारी
आवधिक संयम। और तीसरी विधि है हमारे पास जिसे हम कहेंगे स्तनपान अनार्तव। ठीक है, तो प्राकृतिक विधि जो है हमारे पास तीन है, बाष्कलन, आवधिक संयम और स्तनपान अनार्तव। और कृत्रिम विधि में हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। कृत्रिम विधि में एक तो होगा हमारे पास क्या था, एक होगा हमारे पास रोध यानी कि बैरियर। दूसरा हम गोलियां रख लेंगे। तीसरा हम लिख लेंगे आईयूडी। और चौथा लिख लेंगे हम बंधकरण। ठीक, देखिए गर्भ निरोधक की जो विधियां हैं वो विधियां हमारे पास मुख्यतः दो, एक प्राकृतिक विधि और दूसरा कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में तीन विधियां आती हैं, बाष्कलन, आवधिक संयम और स्तनपान अनार्तव। और कृत्रिम विधि में हम चार रखे हुए हैं, एक रोध है, गोलियां है, आईयूडी है और बंधकरण है। हम एक एक की चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्राकृतिक विधि की चर्चा करेंगे। प्राकृतिक विधि क्या है, तो हम कह रहे हैं यहाँ गर्भ निरोधक गर्भ निरोध की प्राकृतिक विधि। गर्भ निरोध की प्राकृतिक वैसे विधियां कर देते हैं, गर्भ निरोध की प्राकृतिक विधियां। तो नंबर एक पे क्या हमने कहा अभी, तो नंबर एक पर हमने कहा बाह्य स्खलन। बाह्य पेन भी चेंज कर, बाह्य स्खलन। देखिए अब गर्भ निरोध की प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले प्राकृतिक विधि किसे कहते हैं वो बात हमने बताई, अभी नहीं समझे हो तो बताते हैं। प्राकृतिक विधि देखो, भारत में पता होना चाहिए कि जनसंख्या की जो वृद्धि है बड़ी तीव्र गति से हो रही है, बहुत तीव्र गति से। दुनिया में सबसे नंबर एक पर जो है जनसंख्या में वो भारत ही है, दूसरे नंबर पर चाइना। इवन चाइना नंबर एक पर था, अब भारत नंबर एक पर आ गया है। तो इतनी तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कुछ विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो विधियां होती हैं जिसे हम जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए यानी जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए हम जो विधियों का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं गर्भ निरोध की विधियाँ, जो कि अभी पीछे हमने देखा है। हाँ, गर्भ निरोधक विधियाँ। और जो गर्भ निरोधक विधियाँ हैं उसमें दो तरह की विधियों का इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, एक प्राकृतिक विधि है और दूसरा कृत्रिम विधि। अभी जो प्राकृतिक विधि है इसको क्या कहते हैं, देखो इस पर अगर बात आती है कि प्राकृतिक विधियाँ किससे कहते हैं तो थोड़ा बहुत इस पर डिफिनेशन देना पड़ेगा कि प्राकृतिक विधि किससे कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्राकृतिक विधि किससे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक विधि देखो, प्राकृतिक विधियाँ ऐसी होती हैं गर्भ निरोधक की जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन या कोई भी डिवाइस या कोई भी रोध, कोई भी गोलियां, किसी का भी इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। बस प्रकृति को देख करके प्राकृतिक विधियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं गर्भ निरोधक की। तो इसमें हम पहले एक एक की चर्चा करते हैं, खुद ही आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बाह्यस्खलन की बात करते हैं। बाह्यस्खलन क्या चीज़ है, बाह्यस्खलन में क्या होता है तो इसकी डिफिनेशन हम बाद में, पहले हम समझा देते हैं। देखो, जब एक मेल और एक फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में यौन संबंध बनते हैं, तो उस समय जो मेल का पेनिस होता है जिसे हम लिंग भी कहते हैं,
तो मेल का जो पेनिस होता है वो पेनिस स्पर्म को कहाँ रिलीज करता है, तो वजाइनल कैविटी में, या सॉरी वजाइनल सर्वाइकल कैनाल में रिलीज करता है। जैसे मान लें कि ये फीमेल का गर्भाशय है, ठीक है, फीमेल का गर्भाशय है, और गर्भाशय में ये वाले जो लाइनिंग से दिखाई दे रहा है इतना वाला भाग, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल, अगर पहला चैप्टर पढ़े हो तो इसके बारे में जानते हो। सर्वाइकल कैनाल कहते हैं इसको, यानी कि ग्रीवा नाल भी कहना चाहते हो तो ग्रीवा नाल भी कहते हैं। तो जो मेल का पेनिस होता है, और मेल का पेनिस क्या काम करता है, मेल का जो पेनिस होता है वो इस तरीके से यहाँ पर अपना स्पर्म रिलीज कर देता है। कभी कभी तो यहाँ थोड़ा और पीछे है तो यहाँ पर रिलीज कर देता है अपने स्पर्म को। अगर यहाँ स्पर्म को रिलीज किया इसने, मेल के पेनिस ने यहाँ पर रिलीज किया, तो ये स्पर्म जो है आगे जा करके फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, क्योंकि आगे जो है वहाँ पर ओवम ही है, तुंबिका वाले पार्ट पर, है ना, निषेचन की क्रिया वहाँ पर संपन्न हो सकती है क्योंकि स्पर्म यहाँ से जा सकते हैं। अगर मेल यहाँ पर अपने पेनिस से स्पर्म को रिलीज करवाता है तो। लेकिन बाह्यस्खलन अगर करना चाहते हैं, अर्थात कि अगर हम गर्भ निरोध करना चाहते हैं, अर्थात नहीं चाहते कि बच्चा उत्पन्न हो, तो क्या कर सकते हैं, ये जो लिंग है योनि के अंदर से निकाल करके जो स्पर्म है, उस स्पर्म को बाहर ही रिलीज कर देगा। इसी को बोला जाता है बाह्यस्खलन। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मेडिसिन वगैरह लगाने का, कोई भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अंडरस्टूड? आशा समझ में आ गया होगा बाह्यस्खलन किसे कहते हैं। दूसरी विधि चलते हैं। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि, तो हमारे पास दूसरी विधि जो है उसे आवधिक संयम कहते हैं। चलो हम आवधिक संयम को समझते हैं कि आवधिक संयम क्या चीज़ है। दूसरे नंबर पे हम समझने चल रहे हैं आवधिक संयम। अब आवधिक संयम किसे कहते हैं इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आवधिक संयम क्या है इसकी बात कर लेते हैं। आवधिक संयम, देखिए ऐसा होता नहीं है कि जो फीमेल होती है, फीमेल में ये बात ध्यान रखना है, फीमेल जो होती है उस फीमेल में क्या होता है कि जैसे ये जैसे ये वो ओवरी है, ओवरी मतलब अंडाशय है। इस अंडाशय से जो एग निकलता है, अंडा जिसे कहते हैं, अंडकोशिका भी कहना चाहते हो, कह सकते हो, वो जो एग निकलता है वो एग यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँचता है तुम्बिका वाले भाग पे। उसके बाद ये आगे की तरफ जाता है। अगर ये एग को स्पर्म नहीं मिला जो कि यहाँ से अंडाशय से निकला हुआ है, अगर स्पर्म नहीं मिला तो निषेचन की क्रिया हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात है ना। और निषेचन की क्रिया नहीं होती तो गर्भ वैसे भी धारण नहीं होगा, सीधी सी बात है। लेकिन मान लेते हैं कि क्या हो कि जो ओवम रिलीज हो रहा है, रिलीज हो और स्पर्म भी रिलीज कर दिया जाए, तो क्या ऐसा संभव है कि निषेचन क्रिया नहीं हो सकती क्या? हाँ, नहीं हो सकती निषेचन की क्रिया। निषेचन मतलब होता है स्पर्म और ओवम का मीट करना, तो दोनों नहीं मिल सकते कब? देखो आवधिक संयम में देखते हैं, इस चीज़ को समझिए। देखिए जैसे एक फीमेल में ना जो आर्तोचक्र स्टार्ट होता है, आर्तोचक्र स्टार्ट जानते हो? आर्तोचक्र प्रारंभ होता है। आर्तोचक्र प्रारंभ होने का मतलब ये नहीं है जहाँ जब प्रारंभ से बात ना करते हुए हम कहते हैं जब ब्लीडिंग होती है, अर्थात जब ऋतुस्राव वाला समय आता है। पीछे वाली बात किया है आर्तोचक्र के बारे में, जब ऋतुस्राव होता है। अब ऋतुस्राव का मतलब क्या होता है? जब फीमेल का जो ए वाला भाग है, वजाइनल वाला भाग, यहाँ से जो ये इनर लाइनिंग है जिसको हम अंतःगर्भाशयी स्तर कहते हैं, ये अंतःगर्भाशयी स्तर जब टूट जाता है तो टूटने के बाद ये इस रास्ते से बाहर हो जाता है, ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, तो ब्लड भी होता है, तो ब्लड भी इस रास्ते से बाहर निकलता है। जब ये ब्लड बाहर निकलता है और साथ ही साथ रुधिर वाहिनियाँ जो
अंतः गर्भाशयी स्तर वो भी जब टूट जाता है, जब दोनों साथ निकलते रहते हैं, उसी को हम ऋतुस्राव कहते हैं। तो जिस दिन प्रारंभ होता है ऋतुस्राव, उसी के 14वें दिन, एग्जैक्ट 14वें दिन या 2-4-10 दिन इधर, 2-4 दिन इधर उधर, 14वें दिन क्या होता है, ऋतुस्राव के 14वें ही दिन यहाँ से ओवम रिलीज करती है एक फीमेल जो होती है। ठीक है, अब 14वें दिन तो ओवम रिलीज करती है। अगर मान लीजिए कि 14वें दिन के पहले मान लीजिए 10वें दिन, और इधर मान लीजिए कि 17वें दिन, अगर ये एक सही टाइम मान लें कि 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद में, ऐसा सोच के चलते हैं कि 14वें दिन ही एग्जैक्ट रिलीज हो रहा है वहाँ से ओवम, तो मान लेते हैं कि 2-3 दिन पहले रिलीज हो गया होगा, तो 2-3 दिन इधर छोड़ के 2-3 दिन उधर ले लेते हैं। तो 10वें दिन से 17वें दिन के मध्य आर्तचक्र जब शुरू होता है, अर्थात ऋतुस्राव जब प्रारंभ होता है, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जब ब्लड निकलने लगता है, उससे काउंटिंग करना है 14वें दिन के पहले, यानी कि 10वें दिन। 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन के मध्य जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, यानी कि यौन संबंध जो बनाते हैं, यौन संबंध से बचें, यौन संबंध से बचें। अगर ये इसमें कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, अर्थात यौन संबंध नहीं बना रहे हैं, तो इस दिन 10वें से लेकर के 17वें दिन के मध्य किसके, आर्तचक्र के बाद, यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है उसके बाद, जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन से 10वें दिन तक तो कर सकते हैं, इसमें कोनो प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर यौन संबंध बनाने से कोनो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 10वें से लेकर 17वें दिन के मध्य अगर ऐसा करते हैं तो तो जो है वो भ्रूण को धारण करने की जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना, 10वें से 17वें दिन के मध्य। ठीक है, तो आवधिक संयम यही कहता है कि हर एक पर्सन को, अगर वो गर्भ निरोधक करना चाहते हैं, अर्थात भ्रूण नहीं चाहते, बच्चा नहीं चाहते हैं, तो वो 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन के मध्य आवधिक यानी संयम रखें, आत्म संयम रखें, अर्थात स्पर्म को उसमें वजाइना के या सर्वाइकल कैनाल के में रिलीज ना करें 10वें से लेकर 17वें। तो ये भी एक प्राकृतिक सी विधि है ना, समझ में आ गया होगा आवधिक संयम किसे कहते हैं। अब चलते हैं दूसरा, आगे बात करते हैं क्या है। आवधिक संयम की बात है हमारा स्तनपान अनार्तव। तो हम स्तनपान अनार्तव की बात करते हैं, तीसरा नंबर। देखो ये 3 बात कर लेते हैं, उसके बाद जो प्राकृतिक विधि के बाद जो कृत्रिम विधि है ना, उसकी हम अगले वाले जो वीडियो है उसमें हम काम कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला है हमारे पास स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव। अब स्तनपान अनार्तव किसे कहते हैं, देखिए स्तनपान अनार्तव का मतलब ये है कि जब मान लीजिए कि कोई फीमेल है और उस फीमेल, स्तनपान अनार्तव मतलब उस फीमेल में ऐसा मानते, चलो नॉर्मल भाषा में समझाते हैं, कोई फीमेल है और वो फीमेल किसी बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, अब वो जन्म जिस दिन से दिया है, उस फीमेल ने बच्चे को जन्म जिस दिन दिया बच्चे को जन्म, उस दिन से अगर बच्चे को दुग्धपान करा रही है, मतलब बच्चे को दुग्धपान कराने का मतलब बच्चे को पूर्ण रूप से दुग्धपान करा रही है, मतलब अपने दूध को पिला रही है बच्चे को। कब से, जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है, तो उससे लेकर के 6 माह तक, यानी कि 0 से लेकर के 6 माह तक, अगर 6 माह तक बच्चे को अपने दुग्धपान करा रही है, बच्चे को पानी भी पीने के लिए बाहर से नहीं दे रही है वो महिला, तो उस महिला का जो ओवम होगा वो ओवम रिलीज होता ही नहीं। ज़्यादातर चांसेस में नहीं होता, लेकिन किसी किसी में 3 महीने के बाद रिलीज हो जाता है, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन 6 महीने एक नॉर्मल सा समय रखा गया है कि 0 से 6 माह तक के बीच, अर्थात जब बच्चे को जन्म देती है कोई महिला, उसके बाद बच्चे को अगर दुग्धपान कराती है तो 6 महीने तक उस फीमेल के पास ये जो ओवम होगा वो रिलीज नहीं होगा, सारी चीज़ें रुक जाती हैं, अर्थात ना तो आर्तचक्र होता है ना तो और कोई क्रियाएं होती हैं। समझ में आई बात। तो ये भी स्तनपान अनार्तव में ये ध्यान रखना है कि 0 से 6 माह तक के बीच अगर कोई फीमेल बच्चे को अपने दुग्धपान करा रही है तो ओवम रिलीज नहीं होते, और ओवम रिलीज नहीं होगा तो चाहे जितना सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, कोई भी भ्रूण धारण नहीं होगा। समझ में आया। देखिए हम बात क्या कर ली, गर्भ निरोधक की विधियाँ। गर्भ निरोधक विधियों में हमारे पास ये सारी विधियाँ थी, इनमें प्राकृतिक विधियों की चर्चा हमने कर ली है। बाह्यस्खलन, आवधिक संयम, स्तनपान अनार्तव। बाह्यस्खलन में उस शुक्राणु को बाहर रिलीज करना होता है, आवधिक संयम में 10वें से लेकर 17वें दिन के मध्य निषेचन से बचना है, और स्तनपान अनार्तव में मतलब होता है कि अगर कोई फीमेल अपने बच्चे को 6 माह तक पूर्ण रूप से दुग्धपान करा रही है तो फीमेल में
जो ओवम होगा वो रिलीज नहीं होगा और निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग ये कृत्रिम गर्भ निरोधक विधियाँ की चर्चा करेंगे। ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।